दिल्ली में केजरीवाल सरकार का पहला बजट पेश। पहले चरण में कॉलेजों को फ्री वाईफाई, शिक्षा का बजट दूने से ज्यादा, लेकिन फिल्म का टिकट और 5 स्टार सुविधाएं महंगी। वसुंधरा ने माना कि ललित मोदी के समर्थन में गवाही के दस्तावेजों पर दस्तखत उनके, लेकिन पार्टी आलाकमान से जताई कागजात में हेरफेर की आशंका। मीडिया पर छवि धूमिल करने का आरोप। और इमरजेंसी पर बीजेपी के कार्यक्रम में आडवाणी को न्योता नहीं। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने किया आपातकाल में जेल गए लोगों का सम्मान। प्रायोजक है अब घी नहीं प्रीत लाइट खाएं। प्रीत लाइट और प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान। MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। मैं हूं पंकज भार्गव। देश दिन भर में आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर। आइए सबसे पहले बात करते हैं उन खबरों की जो आज दिन भर सुर्खियां बनी रही। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने अपना पहला बजट पेश कर दिया और यहां दिल्ली वालों पर तोहफों की बरसात हुई। अगर बात करें, शिक्षा बजट को 2 गुना कर दिया गया, स्वास्थ्य बजट को 1.5 गुना कर दिया गया। लेकिन अगर आप फिल्म देखने के शौकीन हैं तो फिल्म देखना अब आपको महंगा पड़ेगा, क्योंकि एंटरटेनमेंट टैक्स में 20 से लेकर 40% तक बढ़ोतरी की गई है। तो वहीं अगर आप 5 स्टार होटल में जाते हैं, वहां खाते पीते हैं, तो वहां पर भी आपको लग्जरी टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, यानी 10 से 15% लग्जरी टैक्स को भी बढ़ाया गया है। और क्या कुछ रहा इस बजट में, ये हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे। उसके अलावा स्मृति ईरानी, सुषमा स्वराज और वसुंधरा के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस ने आज जंतर मंतर पर जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया। पीएम की चुप्पी पर उन्होंने सवाल उठाए। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास और उनकी पत्नी के खिलाफ धमकी देने के मामले में FIR दर्ज की गई है। कुमार विश्वास का कहना है कि अब तक उनसे अमेठी में चुनाव लड़ने का बदला लिया जा रहा है। ये कहना है कुमार विश्वास का। आफत की बारिश से गुजरात और कश्मीर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। आफत की बारिश से देश भर में 75 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज देश को 3 तोहफे दिए। पीएम ने स्मार्ट सिटी योजना, अमृत योजना और हाउसिंग फॉर ऑल योजना लॉन्च की। साथ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपनी पहली कट ऑफ लिस्ट जारी होने के बाद एडमिशन की अब टेंशन स्टूडेंट्स में बढ़ गई है। इस बार BSc कंप्यूटर साइंस के लिए अधिकतर कॉलेजों में 100% कट ऑफ गई है। छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, मानसून की दस्तक होते ही कई राज्यों पर आफत एक तरह से टूट पड़ी है। बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। गुजरात में पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है। जनजीवन वहां पर अस्त व्यस्त हो गया है। और कश्मीर की बात करें तो सुबह से झेलम नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कई इलाकों में पानी घुस आया है। और वहीं उत्तराखंड की बात करें तो देर रात से यहां पर भी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से केदारनाथ और हेमकुंड साहब की यात्रा को रोक दिया गया है। वहीं सबसे पहले गुजरात की बात करें तो यहां पर बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गुजरात में भारी बारिश की वजह से अभी तक 68 लोगों की मरने की खबर है। अभी भी कुछ गांव ऐसे हैं जिनसे संपर्क पूरी तरह से टूटा हुआ है। गुजरात के कई इलाकों में बेतहाशा बारिश के चलते बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ है और साथ ही तूफान ने भी लोगों के लिए भारी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। बारिश ने सौराष्ट्र के अमरेली, जूनागढ़, भावनगर, पोरबंदर और राजकोट जिले में कहर बरपाया है। ये नदी नहीं बल्कि अमरेली की सड़कें हैं, जहां अब नावें चल रही हैं। सबसे ज्यादा बारिश अमरेली के बगसरा शहर में हुई। बगसरा में एक ही दिन में करीब 27 इंच बारिश होने के कारण पूरा शहर पानी में डूब गया। लगातार बारिश होने से करीब 50 से ज्यादा मकान गिर गए। अकेले सूरत में बारिश और तूफान के चलते 500 पेड़ गिर गए, जिसमें 100 से ज्यादा गाड़ियां दब गई। सूरत में ही बिजली के 215 खंबे भी गिर गए। कई इलाकों में बिजली सप्लाई ठप हो गई। स्कूल कॉलेज पहले से ही बंद किए गए हैं। गिर के गांव में पानी घुसने से कई मवेशियों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने खुद हवाई सर्वे कर हालात का जायजा लिया। वहीं बाढ़ से बिगड़े हालात को देखते हुए राज्य के मुख्य सचिव ने आपात बैठक बुलाई। तो ये तो बात रही गुजरात की। कश्मीर की भी बात करें तो यहाँ पे भी लगातार बारिश हो रही है। बाढ़ जैसे हालात यहाँ बन गए हैं। झेलम नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जमुशनगर हाईवे बनिहाल से लेकर पीरा सेक्टर तक बंद है। और अभी जो मौसम विभाग है उसका कहना है कि शनिवार तक लगातार कश्मीर में बारिश होती रहेगी। स्वर्ग में सैलाब कहर बरपा रहा है। बारिश के चलते कश्मीर के दक्षिणी हिस्से में बाढ़ आ गई है। कश्मीर में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी गई है। अनंतनाग में कई घरों में पानी घुस गया, जहां एक शख्स की मौत हो गई। कुलगाम में बाढ़ की चपेट में आकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। यहाँ एक परिवार के 12 लोग पानी के बहाव में फंसे हुए हैं। उधर बनिहाल और काजीगुंड में ट्रैक के टूटने की वजह से रेल सर्विस को रोक दिया गया। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में भारी बारिश की आशंका जताई है। लैंडस्लाइड के चलते जम्मू कश्मीर श्रीनगर हाईवे और कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने वाले हाईवे को बंद कर दिया गया।
बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने हाईवे से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया है। उधर रामसू और सेरी इलाकों में 2 यात्री गाड़ियां भूस्खलन में फंस गईं, लेकिन राहत की बात ये रही कि कोई भी यात्री जख्मी नहीं हुआ। तवी नदी में तेज बहाव में 2 ट्रक फंस गए, हालांकि दोनों ड्राइवर सुरक्षित हैं। तो 2 राज्यों की हमने बात की, गुजरात की हमने बात की, साथ ही कश्मीर की। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर भी लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते केदारनाथ और हेमकुंड साहब की यात्रा बंद करनी पड़ी है और उधम सिंह नगर, देहरादून में भी लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। उत्तराखंड में मौसम विभाग का पूर्वानुमान सटीक साबित होता दिख रहा है, क्योंकि राजधानी देहरादून समेत राज्य के ज्यादातर इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने राज्य के कुछ हिस्सों में अगले 48 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी भी दी है। पिथौरागढ़ में भी बीती रात से तेज बारिश जारी है। मौसम को देखते हुए आपदा राहत तंत्र को सक्रिय रहने को कहा गया है। कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर खतरे की आशंका को देखते हुए भारत तिब्बत सीमा पुलिस, SSB और SDRF को अलर्ट कर दिया गया है। यहाँ तक जिला स्तर पे तैयारी की बात है, उसमें आपदा प्रबंधन के माध्यम से और अन्य सभी जो हमारे लाइन डिपार्टमेंट हैं उन सबका हमने बैठक करके उनको सेंसिटाइज किया हुआ है। अगले 48 घंटों में भारी बारिश होने की मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर हल्द्वानी में बाढ़ कंट्रोल रूम को अलर्ट कर दिया गया है। 8-8 घंटे के 3 शिफ्टों में 2-2 कर्मचारियों को भी तैनात किया गया है। और मुंबई को शंघाई बनाने के तमाम दावे होते हैं, लेकिन दावे हर बार खोखले साबित होते हैं। मुंबई में पिछले 2 हफ्तों से बारिश हो रही है, लेकिन पूरा मुंबई एक तरह से जो सड़कें हैं उनमें जगह जगह गड्ढे हो गए, निचले इलाकों में पानी भर गया है और BMC जिस तरह के दावे करती है उन दावों की इस बार भी वो दावे खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं। BMC के दावों की हकीकत बयां करती ये है देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की सड़कें। इन्हें देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि BMC ने मानसून के लिए क्या तैयारी की थी। थोड़ी सी बारिश ने हाल ये कर दिया है कि गड्ढों के बीच बीच में सड़कें दिख जाती हैं। मुंबई में सबसे ज्यादा गड्ढे अंधेरी, कुर्ला, बांद्रा, चुन्ना भट्टी, घाटकोपर, भांडुप, कांदिवली इलाकों में हैं। देश की सबसे अमीर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन BMC ने सिर्फ मानसून के लिए ही 3000 करोड़ का बजट पास किया था। इन गड्ढों से सबसे ज्यादा परेशान है मुंबई में रहने वाली जनता। खड्डे तो वही है, खड्डे में भाई जो टायर भी खराब होता है, क्यों अभी ये अपना ट्यूबलेस टायर है, जब उसमें गिरेगा जंपिंग करता है तो टायर बाइंड हो जाता है। ये गाड़ी खराब होती है, परेशानी होती है, उसके आगे क्या बहुत परेशानी है, गड्ढे वड्ढे सब रहते हैं, मैडम क्या करूँ। BMC का कहना है कि बारिश ज्यादा होने की वजह से मुंबई के कुछ इलाकों में गड्ढे हो गए हैं, जिनको भरने का काम शुरू हो गया है। और दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने अपना पहला बजट पेश किया और इसे स्वराज की ओर पहला कदम बताया। उन्होंने बजट पेश करते हुए इसे 2015-16 में 41,129 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है और साथ ही साथ उन्होंने केंद्र सरकार पर सौतेला व्यवहार करने का भी आरोप जड़ दिया। दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश करते हुए कहा कि ये देश का पहला स्वराज बजट है। उन्होंने कहा कि इस बजट में सबकी जरूरतों का ध्यान रखा गया है। स्वराज निधि, स्वराज फंड स्थापना कर रहे हैं। स्वराज फंड का इसका प्रस्ताव है, इसके जरिए नागरिक अपने क्षेत्र में विकास के लिए प्राथमिकता के अनुसार स्वयं चुने हुए कार्यक्रमों को लागू कर सकेंगे। और मैं स्वराज निधि के कार्यक्रम के लिए 253 करोड़ रुपए बजट के आवंटन का प्रस्ताव रखता हूं। ये स्वराज निधि है क्या? वैसे तो इस बजट में शामिल पूरी की पूरी राशि जनता की राशि है, लेकिन स्वराज निधि वाकई जनता के डिस्पोजल पे दी गई राशि, जनता तय करेगी कि वो कहां खर्च होना है। आइए अब एक नजर डालते हैं कि दिल्ली को इस बजट से क्या मिला। शिक्षा का बजट 106% बढ़ा दिया गया है। टीचरों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। साथ ही 50 स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाने की बात कही गई है। दिल्ली में नई स्किल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। सभी प्राइवेट और सरकारी कॉलेजों को मुफ्त वाईफाई सुविधा देने का ऐलान किया गया है। उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा और लोन की गारंटी दिल्ली सरकार लेगी। महिलाओं को शिक्षा के लोन पर 1% कम ब्याज दर देनी होगी। स्वास्थ्य के बजट में 1.5 गुना इजाफा कर दिया गया है। स्वास्थ्य के लिए 4,787 करोड़ का बजट रखा गया है। साथ ही 100 नई कैट एम्बुलेंस का प्रस्ताव भी रखा गया है। मरीजों का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा। 100 मोहल्ला क्लिनिक खोलने का भी प्रस्ताव। इसके अलावा सस्ती बिजली पानी के लिए 1,690 करोड़ का बजट रखा गया है। बजट में स्वराज निधि के लिए 253 करोड़ का प्रस्ताव है। हर विधानसभा क्षेत्र को 20 करोड़ रुपया देने का प्रावधान है। काम संतोषजनक होने पर ही ठेकेदार को भुगतान किया जाएगा। आसान कारोबार के लिए आसान लाइसेंस की व्यवस्था की जाएगी। ई डिस्ट्रिक्ट बनेंगे। शहरी विकास के लिए नई एजेंसी बनेगी। ई रिक्शा को बढ़ावा देने के लिए पंजीयन आसान किया जाएगा।
ई रिक्शा ड्राइवरों को 15,000 की सब्सिडी भी मिलेगी। और आम आदमी पार्टी नेता कुमार विश्वास और उनकी पत्नी के खिलाफ नोएडा पुलिस ने FIR दर्ज की है। इस पर कुमार विश्वास का कहना है कि अमेठी में उन्होंने जो चुनाव लड़ा, इसका उनसे बदला लिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास एक बार फिर मुश्किल में घिर गए हैं। नोएडा के सेक्टर 20 थाने में अपनी शिकायत में स्वतंत्र पत्रकार जगत सिंह अवाना ने कहा है कि कुमार विश्वास उन्हें धमका रहे हैं। कुमार विश्वास के गुर्गे मुझे मारने की धमकी और मेरा आगे पीछे भाग रहे हैं। कभी बाइक से जाते हैं, कभी पैदल। जहाँ मैं जाता हूँ मेरे आमने सामने आगे पीछे से वो निकलते हैं। उसी की मैंने FIR की थी। मुझे जान और माल का खतरा है। इस मामले में पुलिस ने IPC की धारा 507 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। वहीं कुमार विश्वास ने आरोप लगाया है कि उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ अमेठी में चुनाव लड़ा था, उसी का बदला लिया जा रहा है। वो बहुत मैनेज करते थे। मैं पहली बार 2 साल पहले मैंने उनका एक राष्ट्रीय नामकरण किया, उन पर हमला किया। अमेठी में जाके मैंने उनके बारे में बताया कि वो निकम्मे हैं। सबसे कांग्रेस की पूरी वंश परंपरा इस बात से दुखी है। मुश्किल की इस घड़ी में पार्टी कुमार विश्वास के साथ खड़ी नजर आ रही है। मैं आपसे कह देता हूं कि इस बात की गारंटी नहीं है कि कल मेरे खिलाफ FIR दर्ज नहीं होगी, कल भाई दिलीप पांडे के खिलाफ FIR दर्ज नहीं होगी। देख रहे हैं देश दिन भर। बीजेपी के 4 नेताओं पर इस वक्त आरोप लग रहे हैं। उनमें सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे, स्मृति ईरानी, पंकजा मुंडे, इन पर तलवार तनी हुई है। कांग्रेस को बड़ी मुश्किल से मौका मिला है, इसलिए दिल्ली से लेकर मुंबई तक ये कांग्रेस जो है प्रदर्शन कर रही है और इन नेताओं के इस्तीफे की मांग कर रही है। केंद्र सरकार पर विपक्ष का हमला जारी है। गुरुवार को कांग्रेस ने बीजेपी की महिला नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस ने अलग अलग आरोपों से जूझ रही सुषमा स्वराज, स्मृति ईरानी, वसुंधरा राजे और पंकजा मुंडे के खिलाफ राजधानी दिल्ली में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और स्मृति ईरानी का पुतला भी फूंका। कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने बीजेपी मुख्यालय के बाहर भी जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। क्या ये एक अघोषित इमरजेंसी नहीं है? प्रधानमंत्री को इस पे जवाब देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के घर पर विरोध का मोर्चा संभाला आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। डिग्री विवाद में नाम उछलने के बाद आम आदमी पार्टी ने स्मृति ईरानी से इस्तीफे की मांग की है। अगर अगले 3 दिनों के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी जबरदस्त तरीके से धरना प्रदर्शन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को 3 तोहफे दिए। अमृत, स्मार्ट सिटी और हाउसिंग फॉर ऑल योजना लॉन्च की गई। इस परियोजनाओं के साथ प्रधानमंत्री खुद निजी तौर पर जुड़े हुए थे और इसके लिए 4 लाख करोड़ रुपए का केंद्रीय अनुदान तय किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी भारत की तस्वीर बदलने के लिए 3 परियोजनाएं लॉन्च की। ये तीनों ही योजनाएं शहरी भारत से जुड़ी हुई हैं। इनमें 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 476 शहरों के लिए अमृत योजना और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की प्रधानमंत्री आवास योजना शामिल है। पीएम ने इन सभी योजनाओं को दिल्ली के विज्ञान भवन में लॉन्च किया। इन 3 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को विकास के नए इंजन का नाम दिया गया है। शहर कैसा बढ़ेगा, कब जाएगा, कहां, किस रास्ते आगे बढ़ेगा, वेस्ट में बढ़ेगा क्या ईस्ट में बढ़ेगा, समाज के छोटे से छोटे व्यक्ति के लिए भी उसमें क्या जगह होगी, ये प्लान जब तक शहर का नेतृत्व दीर्घदृष्टि के साथ नहीं करता है, ये स्थिति बनी रहेगी। पीएम ने पीपीपी मॉडल को और मजबूत बनाने पर जोर देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एफडीआई बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृत योजना से हम चाहते हैं कि शहर अपनी योजना खुद बनाए। वहीं इसी दौरान प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाते हुए कहा कि इसी सत्र में ही रियल एस्टेट बिल पास किया जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस बार एडमिशन लेना काफी मुश्किल हो गया है। पहली कट ऑफ लिस्ट ही 100% तक पहुंच गई है और हैरानी की बात तो यह है कि कुछ विषयों में तो कट ऑफ लिस्ट 100 से भी ज्यादा यानी 101% तक पहुंच गई और इसको लेकर छात्रों में भारी नाराजगी है। डीयू में 100% कट ऑफ को लेकर किचकिच शुरू हो गई है। डीयू में चौथी बार 100% तक कट ऑफ तय हुई है। कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज और इंद्रप्रस्थ कॉलेज ने कंप्यूटर साइंस के लिए 100% कट ऑफ रखा है। वहीं साउथ कैंपस के ARSD कॉलेज ने इस विषय की कट ऑफ 99% तय की है। डीयू की कट ऑफ देखकर छात्र और अभिभावक तनाव में हैं। 100% कट ऑफ के विरोध में छात्र संगठनों ने नॉर्थ कैंपस में प्रदर्शन किया।
छात्रों ने पहली बार कट ऑफ को डीयू की मनमानी करार देते हुए डीयू से नए कॉलेज खोलने की मांग की। 100 तो कुछ ज्यादा है, 98, 97 इतना होना चाहिए था, 100 तो शायद ज्यादा ही है। 100% कट ऑफ है, क्या नॉर्मल बंदे को एडमिशन मिल पाएगा? नहीं, आई डोंट थिंक कि नॉर्मल बंदे को ऐसे मिल पाएगा। डीयू में इस साल 1200 ऐसे छात्रों ने बीएससी के लिए अप्लाई किया है जिन्हें 100% अंक मिले हैं।